हाँ बेटा, कल हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तक तो डिस्कस कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। लिखिए बर्नौलीज थ्योरम। बच्चों, एक पाइप है हमारे पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, साथ में इसकी हाइट भी अलग अलग है। एक नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है। दो कंडीशन है फ्लूइड की, एक तो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए क्योंकि यानी कि डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं प्रेशर के साथ डेंसिटी चेंज हो जाए। दूसरा विस्कस नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर विस्कस फोर्स हुआ तो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। बच्चों, ये पाइप का ये सेक्शन H1 हाइट पर है ग्राउंड से, ये वाला H2 हाइट पर है। यहां का क्रॉस सेक्शन A1 है और लिक्विड की वेलोसिटी V1 है। यहां का क्रॉस सेक्शन A2 है, लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। लिक्विड का प्रेशर यहां पर P1 है और यहां पर P2 है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली, टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। पाइप के हर सेक्शन में, कहीं भी कोई सेक्शन ले लो, वहां पर लिक्विड की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब बच्चों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां पर तीन एनर्जी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो हम जानते हैं। यहां पर एक प्रेशर एनर्जी और आएगी जिसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा, लेकिन पहले हम थ्योरम लिखेंगे, ठीक है? और थ्योरम लिखने के लिए डायग्राम बनाएंगे। देखिए बेटा, इफ a non-viscous and incompressible liquid flows through a pipe, then total energy of liquid per unit volume remain constant throughout the flow. बच्चों, टोटल एनर्जी में यहां तीन एनर्जी आती हैं। P, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट है। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा, तो हाफ रो वी स्क्वायर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वो भी रो जी एच बन जाएगा। ये दो चीजें तो हमें समझ में आती हैं, पर एक नई एनर्जी है P, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप नाम लिख लो इन तीनों के।
पहले इक्वेशन लिखो, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड फाइनली रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों इसको हम ऐसे यूज करेंगे, किसी एक सेक्शन पर टोटल एनर्जी इतनी है और किसी दूसरे सेक्शन पर टोटल एनर्जी इतनी है, तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड में कोई दो पोजीशन लेंगे, दो पॉइंट लेंगे और उन दोनों पॉइंट के लिए टोटल एनर्जी को इक्वल कर देंगे और हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। चलो एक बार प्रेशर एनर्जी को डिस्कस कर लें, फिर बर्नौली के एप्लीकेशन पर जाएंगे। बच्चों एक कोई कंटेनर है, यहां पर ये कोई पिस्टन लगा है और पानी भर दिया लिक्विड। इस पिस्टन को मैं अंदर पुश कर रहा हूं एफ फोर्स लगाकर, और मान लीजिए मैंने इस पिस्टन को dx पुश कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया dx। तो बहुत स्मॉल पुश करने में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा एफ dx। अगर यहां पर लिक्विड का प्रेशर P है तो बेटा फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। एरिया इस पिस्टन का है, कंटेनर का नहीं। और A इंटू dx इज dV, चेंज इन वॉल्यूम। तो बेटा dW अपॉन dV इज इक्वल टू P, प्रेशर आ गया। दिस इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज स्टोर्ड एज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो टर्म आ गई, ये आ गई प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और बच्चे जो ये डैम वगैरह होते हैं उनमें यही एनर्जी होती है जो बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हम बर्नौली के एप्लीकेशंस देखेंगे। बस मैंने आपको इसमें ये बताया प्रेशर एनर्जी है क्या। एक्चुअली ना ये सॉलिड में नहीं होता, सॉलिड में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है प्रेशर एनर्जी, क्योंकि उसमें नीचे एक प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी लिक्विड कई बार बहुत तेजी से फ्लो करता है जब हम उसे ओपन कर देते हैं। एक स्पेशल केस इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई पाइप नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, मतलब हम हॉरिजॉन्टल पाइप को स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो वी कैन से कि H1 और H2 सेम होगा, या ऐसा बोले रो जी एच कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पाइप के किसी भी सेक्शन की हाइट चेंज, तो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट में डाल दो। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए हम बोल सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट होगा। अब इसके एप्लीकेशंस देखिए, ये इक्वेशन हमें साफ बता रही है, जहां पर लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर उसका प्रेशर कम हो जाएगा। जो हमारे दिमाग में उल्टा आता है, सोचिए, हम सोचते हैं ना कि लिक्विड तेजी से जा रहा है तो
वो प्रेशर की वजह से तेजी से जा रहा है, लेकिन जहां पर तेजी से जा रहा है वहां तो प्रेशर रिलीज हो चुका। भाई आप बताइए, आप एक कंटेनर में पानी भर ले और नीचे होल कर दें, होल पर उंगली लगा ले और अचानक हटा ले तो पानी तेजी से बाहर आएगा। उल्टा दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये तेजी से बाहर प्रेशर की वजह से आ रहा है या बाहर आने पर इसका प्रेशर ज्यादा हुआ है इसलिए वेलोसिटी ज्यादा हुई है। उल्टा है, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो बच्चों बाहर आने पर उल्टा प्रेशर रिलीज हुआ है, समझे? वेलोसिटी हाई प्रेशर की वजह से आई है, लेकिन वेलोसिटी आने के बाद प्रेशर रिलीज हुआ है। आप समझिए, गैस भी जब एक्सपेंड होती है तो एक तरह से प्रेशर कमी हुआ है ना एक उसका। तो बच्चों जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर ज्यादा नहीं कम होता है, और वेलोसिटी ज्यादा वहां होगी जहां क्रॉस सेक्शन कम है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहां का क्रॉस सेक्शन कम है, इसलिए यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी और प्रेशर कम होगा। तो अगर लिक्विड का प्रेशर P1 है और यहां P2 है तो डेफिनेटली P1 इज लेस देन P2। कहीं कहीं हम बिल्कुल गलत सोचते हैं, गलत इंटरप्रेट करते हैं, उन चीजों को हमें सही करना पड़ेगा। स्पेशल केस की तरह नोट कीजिए इसे, और वर्ड्स में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जहां पर लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर लिक्विड का प्रेशर कम होगा। और जो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में, जैसे अगर हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और हमारे सामने से कोई ट्रेन बिना रुके तेजी से निकल जाए, तो आप फील करना आप ट्रेन की तरफ खींचेंगे ना कि पीछे धक्का लगेगा। हम लोग ट्रेन की तरफ खींचेंगे। उसका रीजन है, जब ट्रेन तेजी से हमारे सामने से पास होगी ऐसे, तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसके आसपास की सराउंडिंग की जो एयर है वो भी फ्लो करती है। इसका मतलब हमारे और ट्रेन के बीच में जो हवा है वो फ्लो कर रही है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो हमारे आगे वाला प्रेशर पीछे वाले प्रेशर से कम हो जाता है। एंड वी नो हमें ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा, इसलिए हम ट्रेन की तरफ पुल होंगे। इसलिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं ट्रेन के पास खड़े नहीं होना चाहिए। अगर आप 2-4 फुट पर हैं तो भी डेंजर है, कम से कम 7-8-10 फुट की दूरी मेंटेन रखो। और देखिए बच्चों, जो एरोप्लेन लिफ्ट होता है, एरोप्लेन को ऊपर कोई फेंकता नहीं है कि दौड़ते दौड़ते अचानक नीचे से कोई फेंकता है वो ऊपर चला जाता है। बेस्ड ऑन दिस, एरोप्लेन को लिफ्ट कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके विंग्स। कितने बड़े होते हैं भैया, एरोप्लेन से बड़े होते हैं। एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एरोडायनेमिक शेप का होता है। कुछ इस तरह की शेप होती है कि विंग्स के ऊपर से तो एयर इजीली पास हो जाए, समझ रहे हैं आप, है ना? कुछ इस तरह की शेप होती है। मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, तो इधर ये क्रॉस सेक्शन दिखाया, एरोप्लेन इधर जा रहा है, तो एयर ऊपर से तो इजीली पास हो जाती है, लेकिन नीचे से उसे पास होने में थोड़ी दिक्कत आती है। और इसके अलावा उसके ऊपर ब्लेड्स वगैरह लगी हुई होती हैं, वो सब कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करने के लिए। तो जब एरोप्लेन दौड़ता है बहुत, इसीलिए तो रनवे पर दौड़ना पड़ता है ना, वरना तो खड़ा खड़ा ही उड़ जाता ना। जब वो तेजी से दौड़ता है तो विंग्स के ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और विंग्स के नीचे वाली एयर की वेलोसिटी कम। ऊपर का प्रेशर कम हो गया ना बेटा, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से ऊपर का प्रेशर कम हो गया और नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो उसे ऊपर की तरफ एक फोर्स मिलता है, लिफ्ट मिलता है उससे।
और ये कंट्रोल होते हैं। फिर ऊपर वो चाहकर इसको ऊपर वाली वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें प्लेट्स वगैरह लगी होती हैं बहुत सारी, आपने कभी देखा हो तो वो सब कंट्रोलिंग उनके हाथ में होती है। एक होता है बॉल का स्विंग होना, ये मैग्नस इफेक्ट भी कहलाता है। क्रिकेट में बॉल जब थ्रो करते हैं तो हवा में ही घूम जाती है। तो भाई ग्राउंड से टकराकर बॉल का टर्न होना वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की वजह से होता है, और हवा में ही बॉल का घूम जाना वो स्विंग है। वो इसीलिए होता है कि बॉल का एक तरफ सरफेस रफ होता है, दूसरी तरफ मान लो स्मूथ कर दिया। वो बॉलर शायद रफ भी इसीलिए करते होंगे। तो एक तरफ का सरफेस स्मूथ और दूसरी तरफ का रफ, तो जब बॉल आगे जाती है तो स्मूथ वाली साइड उसकी वेलोसिटी एयर की ज्यादा हो जाती है और रफ वाली साइड एयर की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और बॉल सीधी जाती जाती इन स्विंग या आउट स्विंग हो जाती है। इन स्विंग आउट स्विंग फिर इस बात पर डिपेंड करेगा ना, रफ साइड किधर है और स्मूथ साइड किधर है। नहीं करता। लेकिन एक्चुअली बॉल हवा में ही टर्न करेगी, और स्पिन बॉल जो है वो पूरी तरह से ग्राउंड से उसको फ्रिक्शन मिलता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन से वो टर्न करती है। क्यों? नहीं, रफ साइड तो उल्टा उसे रोकेगा ना, फ्रिक्शन हो गया एक तरह से। आप है ना, देखिए छत पर 3 टप्पर रखे होते हैं, 3 शेड, तो आंधी वाले दिनों में वो उड़ जाते हैं। उड़ाए अभी? तो वो क्यों उड़ जाते हैं? जब है ना 3 शेड के ऊपर से एयर पास होती है पैरेलल, तो प्रेशर वहां पर कम हो जाता है और वो एरोप्लेन की तरह ऊपर लिफ्ट हो जाते हैं, एरोप्लेन बन जाते हैं अनकंट्रोल्ड। तो बच्चों ये सारे जो एग्जाम्पल है वो इसी पर है। इस तरह के कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। अब हम इसका एक ऐसा एप्लीकेशन जिस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं वो देखते हैं, इफ्लक्स वेलोसिटी। बच्चों अगर किसी कंटेनर में पानी भरकर उसके बाजू में कोई होल कर दें, तो पानी उस होल से बाहर निकलेगा, उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। कंटेनर का क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए और होल का स्मॉल ए मान लेते हैं। यहां से जब पानी बाहर निकलेगा तो कंटेनर का लेवल नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी हम वी डैश मान लेते हैं। हमें है ना बर्नौली लगाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए सेम लिक्विड में, ये ध्यान रखना।
बर्नौली हम लगा रहे हैं तो सेम लिक्विड के अंदर लगा रहे हैं, दो डेंसिटी होंगी, एक क्वेश्चन दूंगा उसमें इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो बच्चों पहला पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम यहां ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट पानी के बाहर आने के बाद में है और पहला पॉइंट कंटेनर के टॉप पर है। बर्नौली कैसे यूज करते हैं? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बच्चों यहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां पर जो प्रेशर है बाहर आने के बाद वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P1 और P2 दोनों P0 है। बाकी टर्म्स में एज इट इज लिख रहा हूं, अगले स्टेप में सॉल्व करूंगा। H1 इज द टोटल हाइट of point 1, H2 is the height of point 2 from ground. ये कट गया, इसके कटने के बाद रो भी कट गया। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को और लिख रहा हूं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 कितना आएगा? H। एक स्टेप में मैंने 2-3 चीजें रिप्लेस कर दी। बच्चों मुझे V2 निकालना है। V2 V है और V1 V डैश है। यहां पर V स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं तो 1 माइनस V डैश अपॉन V का होल स्क्वायर आएगा। अब यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज करूंगा। बच्चों जितना पानी बाहर निकल रहा है उतना ही पानी तो कंटेनर से नीचे आएगा। तो बच्चों कैपिटल A इंटू वी डैश इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी। कैपिटल A इंटू वी डैश A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और इसका एरिया स्मॉल a है और वेलोसिटी, तो V डैश अपॉन V को रिप्लेस कर दो तो V स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल a बाय इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। और इसके बाद फाइनल आंसर V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब एक मैसेज रट्टुओं के लिए जो बिल्कुल रटते हैं एकदम, उनको ये याद नहीं होता, उनको कुछ और याद होता है, अंडर रूट 2GH। एक बार IIT ने यही किया, ऐसे रटने वाले बच्चों का पत्ता साफ। दरअसल वो आता कहां से है? अगर स्मॉल a कैपिटल A से बहुत छोटा हो तो बेटा स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को रिफ्लेक्स वेलोसिटी अंडर रूट 2GH आ जाती है। एक बार IIT ने क्या किया, स्मॉल a की वैल्यू दे दी a बाई 10। स्मॉल a बाई कैपिटल A इज इक्वल टू 1/10। चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं पर उसने ऑप्शन दे दिया जो इसको सॉल्व करने पर आता है। तो रटने वालों का तो अंडर रूट 2GH ही आएगा भैया, उनके लिए तो क्रॉस सेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेप या तो टीचर बताता नहीं है या उनको आदत नहीं है, उनको बस ये दिखती है, फार्मूला दिखता है। तो बेटा असली में ये है, फिर ये है, इसमें भी चेंज कर सकता है। क्या? ऊपर पिस्टन रख देगा, उस पर वजन रख देगा। नहीं समझे? बीकर के ओपन माउथ पर पिस्टन रख देगा और उस पर वजन रख देगा तो P0 P1 चेंज हो गया, P1 आएगा P0 प्लस mg बाई ए और वो mg बाई ए ऐड होता जाएगा और लास्ट स्टेप तक दिखाई देगा। इसलिए मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट होता है, वहां आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, इसलिए फार्मूला याद नहीं करना। और करना भी है तो हमें समझना है कि भैया उसमें कोई भी चेंज हो तो वो हमें झेलना पड़ेगा, फिर वो चेंज हमें करना आना चाहिए। कॉपी कीजिए।
अब देखिए इसमें वो किस तरह से चेंजेस कर सकता है। बहुत ऑर्डिनरी सिचुएशन हो ना बेटा, √2gh यूज कर लो। फार्मूले यूज करना गलत नहीं होता, लेकिन सिर्फ फार्मूले पता होना गलत होता है। वो कुछ क्वेश्चंस में तो मैकेनिक्स डाल देगा। कैसे? भैया एक कंटेनर ग्राउंड पर रखा है, पानी h हाइट तक भरा है, यहां तक। यहां पर एक होल किया, पानी बाहर आ रहा है ऐसे। ये होल स्मॉल h है और ये h माइनस h हो जाएगा, क्योंकि टोटल कैपिटल H है। तो स्मॉल h और कैपिटल H का रेशो क्या होना चाहिए ताकि इस पानी की हॉरिजॉन्टल रेंज, पानी प्रोजेक्टाइल होगा ना, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम आए। व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ स्मॉल h एंड कैपिटल H अगर उस प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम आए? कर सकते इजीली। आप इसको x मान लो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g होता है, रेंज होता है u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और u इफ्लक्स वेलोसिटी है। फिर उसको मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट कर दो, छोटा सा काम है। इफ्लक्स वेलोसिटी √2gh-h होगी बेटा, और इसका जो टाइम होगा वो √2 स्मॉल h/g होगा। बच्चों सुनो, अगर आपको इसको पूरे को मैक्सिमाइज करना है तो अंडर को साथ में लेने की, अरे स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी तो मैक्सिमम होगी ना। तो डिफरेंशिएट इसके साथ मत करो, लेंदी हो जाएगा। तो सीधे सीधे सिर्फ अंदर वाली क्वांटिटी जो है, यानी कि HH माइनस h², इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आएगा कैपिटल H माइनस 2h इज इक्वल टू 0। बच्चों मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, HH माइनस h² को, इसका डिफरेंशिएशन 0 कर रहा हूं, तो स्मॉल h इज इक्वल टू h/2 आएगा। यानी कि अगर हम होल को बिल्कुल मिड में करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। लेकिन फिर रटने वाले बच्चों की हालत खराब हो जाती है। मतलब मैंने इतना देखा है कि मैं इतना बोलता हूं फिर भी रटी लेते हैं, ठीक है भैया आधा हो गया, अब वो चेंज कर देता है। क्या करेगा? कंटेनर को किसी स्टूल पर रख देगा, टेबल पर। ले बेटा अब मैक्सिमम रेंज बताओ क्या आएगी। और टेबल की हाइट फिक्स है, होल तो आप कंटेनर में चेंज कर सकते हो, टेबल की हाइट तो चेंज नहीं कर सकते। तो बेटे आप तो रेंज निकालकर डिफरेंशिएट करो ना, जो भी वैल्यू आएगी आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए खैर ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे एक ही टाइप के क्वेश्चन में, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंटेनर में 2 इमिसिबल लिक्विड भरे पड़े हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है। नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी डबल है 2 रो, ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी रो है, दोनों की हाइट h है। बच्चों यहां पर एक होल किया है जिसका एरिया बहुत कम है, यानी कि आपको स्मॉल a को नेग्लेक्ट करना है। इसकी वेलोसिटी बताओ, इफ्लक्स वेलोसिटी। लगाओ बर्नौली।
देखिए बच्चों, कर रहा हूं, अब ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा था हम लोग बर्नौली सेम लिक्विड में लगा सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट यहां लेना और सेकंड बाहर आने के बाद इसके अंदर नहीं ले सकते फर्स्ट पॉइंट। बच्चों P1 यानी कि यहां पर प्रेशर होगा P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच, ये P1 हो गया, हाफ रो V1 स्क्वायर। V1 इस जो इंटरफेस है उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी, प्लस रो जी, इसकी हाइट कितनी है, इस पॉइंट की ग्राउंड से हाइट h, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2। बेटा बाहर आने के बाद प्रेशर ओनली P0 है, बाहर आने के बाद वेलोसिटी है हाफ रो V स्क्वायर, और इसकी हाइट नहीं दी, मैंने बोला था मिड पॉइंट पर, नहीं बोला, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक बार टोक देते मुझे, उसके बिना कैसे हो सकता है बेटा, अपन को एकदम बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगा मैंने मिड पॉइंट बोला पर मैं लिखना भूल गया, तो ये आएगा रो जी एच बाई टू। बच्चों P0 कट रहा है और P0 के करते ही रो कट जाएगा। एक बात सुनो, हम बाद में जाकर स्मॉल ए को कैपिटल ए के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करेंगे, उससे अच्छा है हम यहीं पर बोल दे अगर कैपिटल ए बहुत बड़ा है तो ये V1 बहुत छोटा होगा, तो हम इस स्टेप को ही यहां जीरो कर सकते हैं, वरना इसके लिए हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। रीजन वही है, स्मॉल ए कैपिटल ए के सामने नेग्लिजिबल है, इसका मतलब V1 V के सामने नेग्लिजिबल है, तो यहीं पर इस स्टेप को उड़ा दो। तो बेटा ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, रो तो कट गया, GH, एक मिनट, यहां पर 2 आएगा और यहां पर 2 आएगा, यही तो वो मिस्टेक है जो आप लोगों से करवाने वाला था, मैं खुद कर गया। एक मिनट वापस करते हैं। देखो यहां पर प्रेशर होगा P0 प्लस रो जी एच, ये सही है, फिर हाफ 2 रो V1 स्क्वायर, फिर 2 रो जी एच, फिर यहां पर बाहर आ गए, बाहर आने पर भी डेंसिटी 2 रो है और इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी 2 रो है, तो ये 1 प्लस 2 3 GH, और वो 1 GH है, तो यहां पर 2 GH आएगा और ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल, तो वेलोसिटी आएगा अंडर रूट 2 GH। अरे ये डेंसिटी वाली गड़बड़ हो जाती है, हम लोग कॉन्सेप्ट सही यूज कर भी लें तो वो हैबिट है रो जी एच लिखने की, ये वाली मिस्टेक हो जाती है। वही है, हाँ एनएलएम में हमने एक डिस्कशन किया था, जब किसी पाइप से पानी बाहर निकलता है
सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं। एनएलएम में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जब किसी पाइप से पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है तो वो पाइप को पीछे धकेलता है, और उसका हमने एक फॉर्मूला बनाया था रो ए वी स्क्वायर। रो वाटर की है, लिक्विड की डेंसिटी है, ए उस होल पाइप का क्रॉस सेक्शन है, और वी वो वेलोसिटी है जिससे वो बाहर आ रहा है। बच्चों अगर हम उसी फॉर्मूले को यहां यूज करें तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई होल कर दिया, पानी यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों जब ये पानी बाहर आएगा तो इस कंटेनर को वो पीछे पुश करेगा। पानी जब तेजी से बाहर निकलेगा वी वेलोसिटी से, तो ये कंटेनर को पीछे पुश करेगा। तो बच्चों इस कंटेनर पर फोर्स लगेगा रो ए वी स्क्वायर। एक इसका एरिया लेना है होल का, टैंक का नहीं, कंटेनर का नहीं। बच्चों अगर सामान्य परिस्थितियां हैं क्वेश्चन में, आप समझ गए ना, सामान्य परिस्थितियां जहां हम रटा हुआ काम कर सकते हैं, ना ऊपर पिस्टन लगा, ना कोई दूसरा लिक्विड फिल किया, ना स्मॉल ए कैपिटल ए के कंपेरेबल है, तो सामान्य परिस्थितियों में हम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2GH। तो ये बन जाएगा 2 रो ए GH। दिस इज द फोर्स विच लिक्विड एक्सर्ट्स ऑन द कंटेनर। यहां पर अगर वो एक्सेलरेशन पूछ ले तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर वो दो होल कर देता है, एक इधर और एक उधर। ये वाला लिक्विड उधर फोर्स लगाएगा, वो वाला इधर। नेट फोर्स वगैरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। बस मुझे हिंट देना था, आपको याद दिलाना था कि एनएलएम में डिस्कस की हुई चीज यहां काम कैसे आती है। इसमें है ना, एनएलएम का ही एक दूसरा क्वेश्चन बनाकर डाल देगा। क्या? यहां पर एक पुली लगी हुई है, इस कंटेनर को एक स्ट्रिंग से अटैच किया और यहां पर एक दूसरा मास एम लटका दिया। नहीं, बस ये कहेगा सिस्टम को रेस्ट में रखना है, तो स्मॉल एम कितना होना चाहिए, तो इस फोर्स को एमजी के इक्वल कर दो। कंटेनर पर जितना फोर्स ये पीछे लगा रहा है उतना टेंशन होना चाहिए, रेस्ट में अगर है तो टी इज इक्वल टू स्मॉल एमजी होगा। तो बच्चों एनएलएम अगर हमें आता है ना, तो यहां हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। ये चैप्टर से रिफ्लक्स वेलोसिटी दे रहा है, बाकी सारा काम एनएलएम का है। तो अब कुछ और करें, टैंक को खाली करते हैं। एक टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? डिस्कशन मान लो, इसे क्वेश्चन मत मानो। बच्चों एक टैंक है, उसमें अभी पानी भरा हुआ है किसी पर्टिकुलर हाइट तक। आप मान लीजिए H1 हाइट तक अभी पानी है, और बॉटम में एक होल कर दिया बिल्कुल नीचे, इससे पानी बाहर आ रहा है। तो पानी को H1 हाइट से, ये टोटल H1 है, H2 हाइट तक, H1 और H2 दोनों ग्राउंड से ले रहा हूं मैं, H1 हाइट से H2 हाइट तक आने में टाइम कितना लगेगा? फिलहाल आप अज्यूम कर लीजिए ए, कैपिटल ए से बहुत छोटा है, क्योंकि इसके लिए हम पंगा नहीं लेना चाहते। बच्चों मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर इसकी हाइट h है, और डीएच कम होने वाला है अगले डीटी टाइम में। डीएच लेवल नीचे आने वाला है नेक्स्ट डीटी टाइम में, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जितना इसमें पानी कम होगा उतना पानी
बाहर निकलेगा। कितना वॉल्यूम कम होगा? कैपिटल ADH वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन इंटू जितना पानी नीचे आया उतना पानी कम हो गया, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइडेड बाय dt, नहीं समझे? dv बाय dt हो गया ना ये, और ये होता है a इंटू वी। तो बच्चों ये होगा स्मॉल av। गौर से देखो, यह इतना मैंने क्यों किया, सीधा सीधा, एक मिनट, एक इसके ऊपर एक स्टेप और लिख रहा हूं। कैपिटल A इंटू ये वाली वेलोसिटी v1, स्मॉल a इंटू ये वाली वेलोसिटी, अब तो सही है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और v क्या आएगा? dh बाई dt। अरे dx बाई dt dy बाई dt होता है, यहां dh बाई dt लिख दिया, बस। माइनस क्यों लगाया ये बता दो? बिकॉज h इज डिक्रीजिंग, क्योंकि नीचे से लिया है ना मैंने h, अगर मैं ऊपर से लेता तो वो इंक्रीज होता। माइनस a बाय a dh बाय dt इज इक्वल टू v। v कितना आएगा? अब तो दिख रहा होगा, अब तो सॉल्यूशन दिख रहा होगा बेटा। dh अपॉन अंडर रूट h, सिर्फ अंडर रूट h को नीचे लाओ, बाकी सबको उधर रखो, माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A उधर ले जाएंगे, अंडर रूट 2g इंटू dt, और इसे कर दो, 0 पर h1 था और t टाइम पर h2 हो गया। बेटा 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट h, करेक्ट। तो यह आएगा 2 रूट h, रूट h मतलब अंडर रूट h2 माइनस रूट h1, करेक्ट, इज इक्वल टू माइनस a बाय a रूट 2g इंटू t। तो फाइनली टाइम आ गया बच्चों, इस माइनस को यहां, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव आएगा ना, h2 कम है, नहीं समझे? तो उस माइनस को यहां ले आओ और कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अलग कर दो, 2 ऊपर है, रूट 2 नीचे है, रूट 2 बाय g अलग हो जाएगा, करेक्ट, और अंदर आएगा रूट h1 माइनस रूट h2। ये बचा टाइम। बच्चों हमारे लिए पता है कांस्टेंट इंपोर्टेंट नहीं है, आपको पता है सिर्फ क्वेश्चन किस तरह से देगा, कि किसी टैंक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए भी नहीं देगा, जरूरत ही नहीं है भाई, 5 सेंटीमीटर खाली होने में इतना टाइम लगा, तो अगला 5 सेंटीमीटर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। वैसे अगर हम बिना कैलकुलेशन के सिर्फ अपने लॉजिक से बताएं तो अगले 5 सेंटीमीटर को खाली होने में टाइम पहले से कम लगना चाहिए, ज्यादा ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे हाइट कम होगी वैसे वैसे पानी की वेलोसिटी भी कम होगी, धीरे धीरे खाली होगा। आप सॉल्व कैसे करोगे? पहले 5 सेंटीमीटर का मतलब है, अब यहां गड़बड़ हो गई, बताओ क्या पुट करोगे? अब मैंने तो h नीचे से दिया है ना आपको, कंटेनर की हाइट, बच्चों हम एक काम नहीं कर सकते क्या? हमारे बाकी नीचे की हाइट कोई काम आई? हमें पहले 0 से 5 जाना है और 5 से 10, तो 10 को बेस मान लो, तो कंटेनर की इनिशियल हाइट कितनी थी? 10, वहां से कहां आए? 5, फिर 5 से 0, दोनों बार लगा दो। ये चीजें हमें खुद को सोचनी पड़ेगी। तो पहले चलो ये क्वेश्चन ही मान लो, पहले कॉपी करो, फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो।
हाँ जी, तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा था, अगर एक कंटेनर को पहले 5 सेंटीमीटर खाली होने में टी टाइम लगा, या हम 5 भी क्यों लें, हम बोलेंगे पहला एच खाली होने में इसे टी टाइम लगा, अगला एच खाली होने में इसे कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था भैया कि एच और एच 2h है ना, तो हम लोग हाइट यहीं से मेजर कर लेते, हमें तो कोई बेस चाहिए जहां से हम हाइट को मेजर कर ले, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता था कंटेनर नीचे कितना है, हमने लिमिट तो ऊपर से लगाई है ना, h1 से h2, ये तो बाकी फिक्स था। अब आप देखिए टाइम t इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट k मान लो, k रूट, हमने यहां से लिया तो पहले हाइट कितनी थी 2h माइनस रूट h, बाद में टाइम t डैश, कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए तो सेम है। अब हाइट पहले h थी, बाद में 0 हो गई, तो t डैश अपॉन t, इसको इससे डिवाइड किया, रूट h अपॉन रूट 2h माइनस रूट h, तो आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 इंटू टी, या रूट 2 प्लस 1 इंटू टी, और देख लीजिए ये वाला टाइम पहले वाले टाइम से ज्यादा है। क्वेश्चन अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्वेश्चन लिख लें, कंटेनर को पहला एच खाली होने में टी टाइम लगा, तो अगला एच खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है आपका, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चन सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन में नहीं ली, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से भी हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। वो कह रहा है एक हॉरिजॉन्टल पाइप है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, किसी एक पॉइंट पर पाइप का क्रॉस सेक्शन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, और प्रेशर है 2000 पास्कल ओनली, इट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से बोल रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, पॉइंट 1 पर इसका क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A1 वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है V1, और P1 2000 पास्कल। बच्चों किसी दूसरे पॉइंट पर
A2 क्रॉस सेक्शन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधा कर दिया, तो P2 आपको बताना है, आपको P2 बताना है, बस और कुछ नहीं दिया। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, वरना क्वेश्चन में ही 10 मिनट लगा देंगे सुनने में। A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, V1 1 मीटर पर सेकेंड है, V2 नहीं पता, P1 2000 है, P2 निकालना है। वाटर है बेटा, वाटर, पानी है, पानी की डेंसिटी होती है 1000। देखिए, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर हम लोग V2 निकाल लेते हैं। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, 10 सेंटीमीटर में ही रहने दो, इंटू 1 5 इंटू V2, तो V2 हो जाएगा हाफ मीटर पर सेकेंड। सीधा सीधा बोलते क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। ओ मैं बोल ही रहा था कि क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया तो वेलोसिटी डबल हो जानी चाहिए। अब हम बर्नौली लगाएंगे, वो भी हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 है 2000, हाफ इंटू 1000 इंटू V1 स्क्वायर 1, 1000 बाई 2 यानी कि 500। P2 निकालना है, ये 4 ये 2000, ये कट गया और P2 आ गया 500 पास्कल। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिंपल बर्नौली लगाना था, है ना। बच्चों हाइड्रोडायनेमिक्स तो ठीक है, इतना ही काफी है अपने लिए, चीजों को करने की कोई लिमिट नहीं होती। बायंसी से रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं यहां। एक IIT JEE में क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकल है। एक कंटेनर में पानी यहां तक भरा है और इसमें कोई वुडन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक मेटल कॉइन है, वो रखा है। ये हाइट स्मॉल h गिवन है और ये कैपिटल H, कंटेनर में पानी की टोटल हाइट। स्मॉल h वो हाइट है जो वुडन ब्लॉक पानी के अंदर है। सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मैं कॉइन को पानी में गिरा दूं तो स्मॉल h और स्मॉल h एंड कैपिटल H में से कौन इंक्रीज होगा और कौन डिक्रीज होगा। अगर हम कॉइन को पानी में गिरा दें तो स्मॉल h एंड कैपिटल H में से कौन इंक्रीज होगा और कौन डिक्रीज होगा। क्वेश्चन IIT का है। अब IIT में आने के बाद तो सभी बुक्स में आ ही जाता है ना। आंसर है दोनों डिक्रीज होंगे। 2 स्टेप में कीजिए इस क्वेश्चन को। पहले कॉइन को उठाइए, कॉइन को जैसे ही आप उठाएंगे ब्लॉक ऊपर उठेगा, स्मॉल h कम हो गया। स्मॉल h के कम होने से, यानी कि अगर आप
ब्लॉक थोड़ा ऊपर जाएगा तो यहां पर जो नीचे स्पेस होगा उसमें पानी फिल हो जाएगा, तो कैपिटल एच भी कम हो जाएगा। हो गया, दोनों कम हो गए। अब कॉइन को पानी में डाल दीजिए। कॉइन को पानी में डालने से स्मॉल एच पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि स्मॉल एच तो कम हो चुका, लेकिन आप सोचिए क्या कॉइन का वॉल्यूम उतना है जितना ब्लॉक के ऊपर जाने की वजह से यहां पर स्पेस फ्री हुआ था? नहीं है, क्योंकि कॉइन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसका वॉल्यूम कम आएगा। इसलिए कॉइन को आप पानी में डालोगे तो कैपिटल एच वापस इंक्रीज होगा, पर उतना नहीं जितना ये ड्रॉप हुआ था। थ्योरेटिकल तो हम इतना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेट कैपिटल एच भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, अब मेरी तरफ से क्वेश्चन, कॉइन की जगह एक दूसरा वुडन ब्लॉक ही होता और इसको मैं पानी में छोड़ देता, गिरा देता, तो स्मॉल एच और कैपिटल एच पर क्या फर्क पड़ता? स्मॉल एच तो सर्टेनली कम होगा, लेकिन कैपिटल एच सेम रहेगा। तो जो एक बात बताइए, अभी जो ब्लॉक हमने पहले वाले ब्लॉक के ऊपर रखा है, क्या उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर नहीं है? समझिए, ये ब्लॉक ने इस ब्लॉक को नीचे पुश किया हुआ है, इसे उठाएंगे, यहां से स्पेस फ्री होगा, उतना ही स्पेस ये खुद भी ऑक्यूपाई करेगा। समझ रहे हैं आप? उतना ही स्पेस ये खुद भी ऑक्यूपाई करेगा जब इसको पानी में डालेंगे। और हम इन चीजों को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, टाइम लगेगा। तो कैपिटल एच सेम रहेगा। इसी तरह आपसे कहेगा, अगर हम पानी में एक आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है और अगर वो मेल्ट हो जाए तो वाटर लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? हाइट पर नो चेंज, कोई चेंज। ठीक है। आइस क्यूब के अंदर कोई कैविटी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आइस क्यूब के अंदर कोई मेटल बॉल होती आइस क्यूब के अंदर कोई हाँ बेटा, तकनीकी खराबी के कारण शायद आवाज नहीं आई। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं।
अगर मान लीजिए आइस क्यूब के अंदर कोई मेटल बॉल होती तो मेटल बॉल उसी तरह बिहेव करती जैसे वो कॉइन ने किया। वो पूरी मेल्ट होने के बाद बॉल अंदर चली जाती, लेकिन अल्टीमेट जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल, वो कम हो जाता। अब कुछ और डिस्कशन। एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जो पानी में फ्लोट कर रहा है। अभी आप मान लीजिए आधा पानी के अंदर है और आधा बाहर है। इसकी टोटल हाइट कैपिटल H है, जिसमें से h/2 पानी के अंदर है और h/2 बाहर है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से जस्ट हाफ होगी। रिलेटिव डेंसिटी इज 1/2। हम सॉलिड की डेंसिटी रो मान लेते हैं, तो लिक्विड की 2 रो ले लेना बाद में अगर जरूरत पड़े तो। मैं इस ब्लॉक को पानी के अंदर ले जाना चाहता हूं, कंप्लीटली सबमर्ज। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन कैपिटल A मान लो, टोटल हाइट कैपिटल H मान लो, जिसमें से h/2 अभी अंदर है, h/2 बाहर है। मैं इसे पुश करके पानी के अंदर डालना चाहता हूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? सॉलिड की डेंसिटी रो है। इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, वो आसान रहेगा। मान लीजिए अभी जो ये सिलेंडर है उसमें से y जो है वो पानी के अंदर है, y डेप्थ, और हम इसे पुश करके dy और अंदर ले जाना चाहते हैं। तो हमें वर्क करना पड़ेगा dw इज इक्वल टू f dx dy। बच्चों अगर y ऑलरेडी अंदर है, बायंसी कितना लगेगा, मतलब f कितना लगाना पड़ेगा मुझे? टोटल बायंसी या एक्स्ट्रा बायंसी? टोटल बायंसी या एक्स्ट्रा बायंसी? मुझे फोर्स कितना लगाना है? एक्स्ट्रा बायंसी। यानी कि h/2 तो पहले अंदर था, y अब है, तो y माइनस h/2 मैंने अंदर डाला है। आप समझ? या फिर एक काम कर सकते हैं हम, y को h/2 के बाद में डिस्प्लेसमेंट लिमिट से वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, टेंशन मत लो। आई रिपीट, y टोटल लेना है या y h/2 के बाद लेना है? टोटल ले लेते हैं। तो बच्चों अब जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा बायंसी होगा, क्योंकि पहले वाला बायंसी तो mg से बैलेंस था। तो मुझे बायंसी फोर्स क्या होता है? v एक्स्ट्रा वॉल्यूम में आएगा y माइनस h/2 इंटू ए इंटू रो। रो तो सॉलिड का दिया था मैंने, समझ रहे हैं आप? इंटू रो लिक्विड लिख देता हूं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे वरना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इंटू जी इंटू dy। ये फोर्स ही है ना, v रो g। आई रिपीट,
h/2 पहले था और अब टोटल y है, तो बेटा मैंने अंदर कितना डाला, y माइनस h/2। वो हाइट इंटू क्रॉस सेक्शन, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आएगा, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम की वजह से जो एक्स्ट्रा बायंसी आएगा वो ही उतना ही फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। टोटल वर्क डन A रो लिक्विड इंटू G y माइनस h/2 इंटू dy लिमिट। और बच्चों यही होता अगर मैं y उसके बाद ले रहा तो 0 से h/2 लिमिट लगाता, अल्टीमेट आंसर सेम आएगा। आप दोनों तरह से करके देख लीजिएगा। हाँ बेटा, लिक्विड की डेंसिटी 2 रो होगी अगर रो सॉलिड की डेंसिटी है तो, क्योंकि पहले आधा अंदर था आधा बाहर था। और आप अंदर क्या आएगा, y² 2 माइनस h/2 y, और लिमिट आप लगाकर इसे सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। तो ये आएगा बेटा 1/4 A रो G h²। और अगर उसको करेंगे ना A 2 रो G, अंदर सिर्फ y बचेगा, y² 2 इंटीग्रेशन आएगा 0 से h/2, तो ये वाला 2 तो 2 से कट जाएगा, वो 1/4 बचेगा, सेम आएगा। तो बच्चों फ्लूइड अगर आप इसे सेंटर ऑफ मास से करेंगे तो आप एक बात भूल रहे हैं, ब्लॉक के नीचे जाने से उसका सेंटर ऑफ मास तो नीचे जा रहा है, तो उल्टा हमें वर्क करना तो दूर की बात है, उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन बेटा ब्लॉक के नीचे आने से पानी ऊपर आ रहा है, जब ये ब्लॉक अंदर जाएगा तो यहां पर जितना पानी है वो पानी सरफेस पर आएगा। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी से करना चाहते हैं तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हुई है, लेकिन पानी की इंक्रीज हुई है और पानी की डेंसिटी उससे डबल है, इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी और उस पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। इसलिए वो आपको थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन करके देखना, आ जाएगा आंसर। आई रिपीट, अगर आप इसे पोटेंशियल एनर्जी से करना चाहते हैं तो सेंटर ऑफ मास तो यूज करना पड़ेगा। कैसे? ये पूरा सिलेंडर नीचे गया, इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे जाएगा, h/2, मास में कन्वर्ट कर लेना mg h/2, ये तो लॉस है, ठीक है। और फिर यहां जो पानी था वो पानी सरफेस पर जाकर फैल गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया और उसका मास निकालना।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो W के इक्वल आएगा। उसमें ना इजी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ भूल जाओगे, मुझे ये डर है। तो एक बार आप करके देखेंगे। तो बच्चों फ्लूइड हम यहीं फिनिश करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहिए, डाउट डिस्कस करते रहिए। ओके।